गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट्स। अब हम लोग 4 वीडियोस में हम लोगों ने पूरा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कवर कर रखा है। अब इसके जो हम लोगों का ये 5th वीडियो है या इसके आगे जितने भी वीडियो हम लोग बनाएंगे, इसमें हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के आगे पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ पर फोकस करेंगे। तो सबसे पहले देखो, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स का क्या रिलेशन है, क्या मतलब है। आप लोग इस वीडियो के हेल्प से चाहो तो अपने अच्छे अच्छे नोट्स भी बना सकते हो, जिसको बार बार आपको वीडियो देखना नहीं पड़ेगा और आपको आसानी से वो चीज़ इजी गोइंग समझ में आ जाएगी। तो आप इसका हेल्प ले सकते हो, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ अच्छे पॉइंट्स कम स्पेस में हम लोगों ने कवर कर रखे हैं और मेरा यही प्रयास रहता है कि वीडियो 20-22 मिनट का पूरी तरह से यूजफुल बने। अब इसमें देखा जाए, द प्रॉपर्टीज़ विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड विच शो अ रेगुलर ग्रेडेशन व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड और फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप आर कॉल्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। आपके सामने बहुत सिंपल वे में मैंने इसको क्लियर करने का प्रयास किया है कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का मतलब सिंपली क्या रहा कि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ जो एलिमेंट्स की हैं, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड हैं और एक रेगुलर ग्रेडेशन शो करेंगी। पीरियोडिक टेबल में अगर हम किसी पर्टिकुलर पीरियड में लेफ़्ट से राइट मूव करें या हम किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करें, तो इनमें एक रेगुलर ग्रेडेशन होगा, या तो इंक्रीज़ होंगी या डिक्रीज़ होंगी। इस तरह का कोई एक रेगुलर ग्रेडेशन डेवलप होगा, रेगुलर वेरिएशन आएगा और ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का नाम देते हैं। सबसे पहले अपने पास सबसे सिंपल प्रॉपर्टीज़ की तरफ मैं बढ़ना चाहूँगा, जिसको आप लोग 10th क्लास से ही जानते हो। यहाँ थोड़ा सा हम लोग एडवांस उसको करेंगे, बाकी और ज़्यादा कोई डिस्कशन इसमें नहीं करना है। अब जैसे एटॉमिक रेडियस सबसे पहली प्रॉपर्टी है, जो 10th में भी थी, बेसिक पार्ट था। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब क्या है कि जो न्यूक्लियस के सेंटर से अब एलिमेंट का जो आउटर मोस्ट सेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन है, उस सेल तक की जो डिस्टेंस है वो एटॉमिक रेडियस है। ज़्यादातर केस में डिस्टेंस बहुत छोटी होती है, इसलिए हम लोग ज़्यादातर एंगस्ट्रॉम में या पिकोमीटर में इन सब की वैल्यूज़ को मेज़र करते हैं, क्योंकि काफ़ी स्मॉल वैल्यूज़ हैं। या इसी एटॉमिक रेडियस को हम चाहें तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द पॉइंट अप टू विच द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज़ मैक्सिमम इज़ नोन एज एटॉमिक रेडियस। अब इस केस में देखा जाए, इस डेफिनेशन में हम लोगों ने थोड़ा सा वेव नेचर के बेसिस पर ये डेफिनेशन दी है और ऊपर वाले डेफिनेशन में हमने पार्टिकल नेचर के बेसिस पर डेफिनेशन दे रखी है। तो बहुत सिंपल वे में हम ये बता सकते हैं कि ये दोनों डेफिनेशन राइट हैं अपने आप में। सेकेंड वाली डेफिनेशन में क्या कहा गया, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द पॉइंट अप टू विच द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। अब आपके सामने दिख रहा है कि जहाँ तक इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी मैक्सिमम है और वो सिचुएशन क्या आएगी, आउटर सेल आएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इन दोनों डेफिनेशन से हम एटॉमिक रेडियस को डिफाइन कर सकते हैं। सिंपल है, ये बिल्कुल इजी पार्ट है। अब एटॉमिक रेडियस को देखा जाए, हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, कोवेलेंट रेडियस, वान डेर वाल रेडियस एंड मेटेलिक रेडियस। सिंपल वे में ध्यान रखना है अपने को। कोवेलेंट रेडियस में देखो क्या होगा, इट इज़ डिफाइंड एज 1/2 द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम ऑफ द सेम एलिमेंट। ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, सेम एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल। इट इज़ जनरली यूज्ड फॉर नॉन मेटल। मैं एक चीज़ बता दूं कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी है, ये मैक्सिमम नॉन मेटल के अंदर है, क्योंकि मेटल और नॉन मेटल ज़्यादातर आयनिक बॉन्ड बनाते हैं और मेटल के साथ मिलकर के या इटसेल्फ मेटेलिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड का केस जो कोवेलेंट रेडियस का नाम आएगा, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी या नेचर
ये नॉन मेटल का है, इसलिए हम यहाँ पर देखा जाए ये दे रखा है कि इट इज़ जनरली यूज फॉर नॉन मेटल के लिए हम कोवेलेंट रेडियस वर्ड यूज़ करते हैं। दूसरी बात समझाना चाहेंगे कि कोवेलेंट रेडियस वर्ड जो हम लोग यूज़ करेंगे, इट इज़ डिफाइंड एज 1/2 द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम ऑफ सेम एलिमेंट। ये ध्यान रखना आप लोग, अलग अलग एलिमेंट के बीच में अगर कोवेलेंट बॉन्ड बना है तो उस केस में रेडियस वर्ड आपका पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में हम बॉन्ड लेंथ या दूसरे फिनोमेना पर जाते हैं। यहाँ पर जो भी डिस्टेंस दोनों एटम के बीच के न्यूक्लियस की है उसका आधा करके हम कोवेलेंट रेडियस फाइंड करते हैं। अब हम सेकेंड वाले पार्ट की तरफ आना चाहेंगे, वॉन डेर वाल रेडियस। तो इसमें देखो स्पेशली मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को वॉन डेर वाल रेडियस, ये दोनों चीज़ एक डिस्कस करके फिर हम एक बार और दोनों को कोरिलेट करते हैं। वॉन डेर वाल रेडियस में इट इज़ डिफाइंड एज 1/2 the distance between the nuclei of two identical non-bonded isolated atom or two adjacent identical atom belonging to the two neighboring molecule of an element in the solid state। आपको बताना चाहिए कि सॉलिड स्टेट इसलिए लिया गया है क्योंकि सॉलिड स्टेट में ही देखा जाए हम डिस्टेंस मेजरमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई मालिक्यूल गैसियस फॉर्म में है तो गैसियस मालिक्यूल तो मूव करते रहते हैं और वहाँ डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट कुछ डिस्कस नहीं किया जा सकता। एक बार आप फिर से देखिए, वॉन डेर वाल रेडियस को हम लोगों ने कैसे डिफाइन कर रखा है, इट इज़ डिफाइंड एज 1/2 द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू आइडेंटिकल नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड एटम और टू एडजेसेंट आइडेंटिकल एटम बिलोंगिंग टू टू नेबरिंग मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इन द सॉलिड स्टेट। तो ऐसे रेडियस को हम वॉन डेर वाल रेडियस का नाम देते हैं। जैसे देखो एक एग्जांपल लेके चलना चाहूँगा, मान लो कि मैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करूँ, तो ये देखो ये जो स्ट्रक्चर हमारे सामने है, अगर हम ये सपोज कर लें कि ये H2 का स्ट्रक्चर है हाइड्रोजन का, तो एक तो देखो हाइड्रोजन का एटम ये है, दूसरा हाइड्रोजन का एटम ये है, दोनों ने मिलकर के कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा है। अब कोवेलेंट बॉन्ड तो बन गया, अब इसका न्यूक्लियस का सेंटर ये है, इसका न्यूक्लियस का सेंटर ये है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आ रही मान लो ये d है, स्मॉल d हमने मान लिया है। वैसे न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ न कुछ आएगी हर एलिमेंट के लिए, लेकिन मैं हाइपोथेटिकली एक स्मॉल d रिजल्ट ले रहा हूँ। अब यहाँ पर हमें कोवेलेंट रेडियस अगर निकालना पड़ेगा, चूँकि ये दोनों मॉलिक्यूल बॉन्डेड हैं, कोवेलेंटली बॉन्डेड हैं और सेम हैं, इनके बीच की डिस्टेंस जो न्यूक्लियस की डिस्टेंस है इसी का हाफ, ये जो हमारे पास ये डिस्टेंस आई है ये कोवेलेंट रेडियस की है। आप लोग अच्छी तरह से इसको समझना। दूसरे नंबर पे अगर हम वॉन डेर वाल रेडियस की बात करेंगे, तो अगर मान लो कि हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर दिया गया, सॉलिड स्टेट में है, तो अब ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ये दूसरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ये दोनों आपस में बाइंड नहीं हैं। तो अब ये जो इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का ये एटम और इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का ये एटम, ये देखा जाए नेबरिंग एटम्स हैं, नेबरिंग यानी ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल, और उनका जो ये एटम है पास पास वाले एटम हैं, इनके बीच में कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हुआ है। लेकिन अब इसके न्यूक्लियस के सेंटर से और इसके न्यूक्लियस के सेंटर से, अब मान लो ये डिस्टेंस हमने d1 ले लिया है, ऐसे मैंने हाइपोथेटिकली मान लिया है, d1 ले लिया है, तो इस डिस्टेंस का आधा देखो वॉन डेर वाल रेडियस अगर निकालना पड़ेगा तो d1/2। तो इस सिंपल तरीके से हम वॉन डेर वाल रेडियस की बात कर सकते हैं। मेरे कहने का सिंपल मतलब ये, तो कोवेलेंट रेडियस और वॉन डेर वाल रेडियस को इस कर सकते हो सिंपल डायग्राम से बड़े आसानी से क्लियर किया जा सकता है। अब इसके आगे मैं थर्ड पॉइंट की तरफ आना चाहूँगा, मेटेलिक रेडियस की तरफ आना चाहूँगा। थोड़ा आप लोग ध्यान से इसको समझना। इट इज़ डिफाइंड एज 1/2 द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट मेटल आयन इन द मेटेलिक लैटिस। एक चीज़ मैं समझा दूँ कि जितने भी मेटल होते हैं ये कुछ सेलेक्टिव इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं और आयन का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम लोग आयन के बजाय एक वर्ड यूज़ करते हैं कर्नल, ये वर्ड यूज़ करते हैं। अब मान लो कि जो इलेक्ट्रॉन लूज़ होते हैं ये पूरा सब के सब क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड का फॉर्मेशन करते हैं, यानी एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाता है, जितने इलेक्ट्रॉन लूज़ होकर के एलिमेंट मेटल से अलग हुए। अब इसी इलेक्ट्रॉन क्लाउड में ये जो हमारा मेटल एटम है, ये देखा जो कर्नल है, एक फ़िक्स ऑर्डर में कह सकते हो कि ये अरेंज रहता है।
एक फिक्स ऑर्डर में देखिए ये अरेंज रहेगा। अब इसका जो सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस है और इसका जो सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस है, इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस आएगी, मान लो ये डिस्टेंस d है, तो इस डिस्टेंस का आधा कर दिया जाए तो ये मेटेलिक रेडियस अपने सामने आएगा। मतलब मेटल जो क्रिस्टल बनाते हैं, पहली बात तो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज़ करके पॉजिटिव चार्ज आयन का फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए इनको हम पॉजिटिव चार्ज आयन का नाम देने के बजाय एक स्पेशल वर्ड कर्नल वर्ड यूज़ करते हैं। तो और इलेक्ट्रॉन जो फ्री हो रहे हैं हर एटम से, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का फॉर्मेशन करते हैं। इसी इलेक्ट्रॉन क्लाउड में पॉजिटिव चार्ज आयन एक फिक्स सीक्वेंस में अरेंज होते हैं। तो ये जो एटम पास पास वाले दो आयन हैं, इन दोनों के न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस आएगी, उस डिस्टेंस का आधा ये मेटेलिक रेडियस है। अब और चीज़ और समझा दें कि अगर हम लेंथ की बात करें तो सबसे ज़्यादा लेंथ देखो वान डेर वाल रेडियस में आती है, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल काफ़ी डिस्टेंस पर रहते हैं। फिर अगली डिस्टेंस मेटेलिक रेडियस की है और सबसे लास्ट में कोवेलेंट रेडियस का नंबर आता है। कोवेलेंट रेडियस में भी सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड सबकी लेंथ अलग अलग आएगी, वो तो बाद में कोई कॉन्सेप्ट बनेगा तो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी मेटेलिक रेडियस का केस आपके सामने जो है ये इतना सा है, हमें लगता है आपकी समझ में आया होगा। और ये जो लाइन मैंने बना रखी है वान डेर वाल रेडियस, मेटेलिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, इसमें हमने लेंथ के बेसिस पर ले रखी है। वान डेर वाल रेडियस सबसे ज़्यादा आएगा, मेटेलिक रेडियस उससे कम और कोवेलेंट रेडियस सबसे कम। ये रिज़ल्ट हमारे सामने आना है। अब इसके आगे थोड़ा सा मैं बढ़ना चाहूँगा वेरिएशन की तरफ। वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन द पीरियोडिक टेबल। जैसा कि आप सबको पहले से ही पता है, वेरिएशन अलोंग अ पीरियड, पीरियड मीन्स लेफ़्ट टू राइट। सबको पता है कि एटॉमिक रेडियाई लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज करते हैं। अब जैसे मान लिया जाए कि हम कोई भी सेकेंड पीरियड की बात कर लें, मान लो सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स को लेकर के चलें, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अब इनका एटॉमिक नंबर देखो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8। इनका कॉन्फ़िगरेशन देखो ये बनेगा। आप सबको पहले से ही पता है कि लिथियम से लेकर के नियॉन तक, या नियॉन को तो लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, फ्लोरीन तक की बात करते हैं। लिथियम से लेकर के फ्लोरीन तक सब में देखो 2 सेल स्पेशली हैं, 2 पीरियड हैं। लेकिन डिफरेंस कहाँ आ रहा है कि आउटर सेल में 1, 1 करके इलेक्ट्रॉन एंट्री हो रही है और इसी रेशियो में इनके न्यूक्लियस में प्रोटॉन की एंट्री होगी। तो इससे रिज़ल्ट क्या होता है कि प्रोटॉन का नंबर न्यूक्लियस में बढ़ता है और आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर 1 by 1 करके इंक्रीज़ होता है, एलिमेंट टू एलिमेंट। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू इंक्रीज़ होती है, जिससे न्यूक्लियस ज़्यादा फोर्स आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पर डेवलप करेगा और रेडियस डिक्रीज़ हो जाएगा। इसीलिए लेफ़्ट टू राइट अगर किसी पर्टिकुलर पीरियड में अगर हम मूव करते हैं तो जो एटॉमिक रेडियाई है ये टॉप लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ करेगा। मतलब लिथियम से छोटा रेडियस बेरिलियम का, बेरिलियम से छोटा बोरान का, बोरान छोटा कार्बन का, ये सिचुएशन बनती है। लेकिन ये सिचुएशन आपको ध्यान देना पड़ेगा 17 ग्रुप तक के लिए ही हम डिस्कस करते हैं। 18 ग्रुप वाले जो एलिमेंट्स हैं ये मोनो एटॉमिक होते हैं, आपस में कोई भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते, इसलिए इनमें हम लोग कह सकते हो कि वान डेर वाल रेडियस का कैलकुलेशन करते हैं। और आपको पहले से ही पता है वान डेर वाल रेडियस काफ़ी बड़ी है मेटेलिक या कोवेलेंट रेडियस से। तो आपको जो डिस्कशन हमारा ये है कि वेरिएशन अलोंग अ पीरियड, यानी टॉप फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस, ये कॉन्सेप्ट केवल 17 ग्रुप तक के लिए राइट है। 18 ग्रुप जो 0 ग्रुप मेंबर या नोबल गैस एलिमेंट का ग्रुप है, इनकी रेडियस बाकी एलिमेंट के रेडियस से ज़्यादा आएगी, क्योंकि यहाँ पर केवल वान डेर वाल रेडियस की बात हम कर सकते हैं, क्योंकि ये किसी भी एलिमेंट के साथ इनका कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता।
वैसे सेम कंडीशन अगर वेरिएशन इन अ ग्रुप लेते हैं, आपको सबको पता है टॉप टू बॉटम किसी पर्टिकुलर ग्रुप में अगर हम चलेंगे तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ करेगा। किसी को भी ले सकते हैं, जैसे कि अगर हम फर्स्ट ग्रुप को ही लेके चलें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ऐसे और आगे मेंबर ले सकते हैं समझाने के लिए। इसका एटॉमिक नंबर 3, इसका 11, इसका 19, इसका 37, ऐसे आगे मेंबर आएंगे। कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 21, 281, 2881, 28, 18, 81। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये भी 10th क्लास में हम लोग पहले से जानते हैं, पहले से ही पढ़ चुके हैं। जो वेरिएशन विद इन अ ग्रुप की बात की, इंक्रीजेस वर्ड लगा हुआ है, क्योंकि टॉप टू बॉटम अगर हम किसी पर्टिकुलर ग्रुप में आएंगे तो देखिए एलिमेंट टू एलिमेंट सेल का नंबर इंक्रीज़ होता है। देखिए लिथियम में 2 सेल, सोडियम में 3 सेल, पोटेशियम में 4 सेल, रुबिडियम में 5 सेल, ऐसे सेल का नंबर इंक्रीज़ होता है। सेल का नंबर आप समझ रहे हो। नई सेल बनेंगी तो जो न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर सेल तक की जो डिस्टेंस होगी वो इंक्रीज़ करेगी, और इसलिए टॉप टू बॉटम जो एटॉमिक रेडियस की वैल्यू आती है वो इंक्रीज़ होकर के आती है, मतलब एलिमेंट टू एलिमेंट की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। मेरे कहने का सिंपल मतलब क्या है कि आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करना। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, बहुत आसानी से डिस्कस हो जाती हैं, समझ में आ जाती हैं। तो किसी भी पर्टिकुलर पीरियड में लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ करेगा, क्योंकि सेल चेंज नहीं होना है, केवल आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। और यहाँ पर देखिए सेल नई क्रिएट होंगी, वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट, जिससे न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर सेल पर ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाएगा, कम डेवलप होगा, और रेडियस इंक्रीज़ होगी, रेडियस ज़्यादा मिलेगी। तो ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट अपना एटॉमिक रेडियस का कॉन्सेप्ट रहा, अलॉन्ग अ पीरियड एंड वेरिएशन विद इन अ ग्रुप। ये कॉन्सेप्ट आपको 10th क्लास में भी पहले से ही पढ़ाया गया है। यहाँ पर आप मान सकते हो कि दोबारा आपका रिवीजन केवल हुआ है इस कॉन्सेप्ट को के बेसिस पर। अब एटॉमिक रेडियस के बाद इसी में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अपना आयनिक रेडियस का है। बहुत नॉर्मल वे में अपने को ये समझने की ज़रूरत है। आयनिक रेडियस क्या है? आयनिक रेडियस में बी डिफाइंड एज द इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द आयन अप टू विच इट एक्सर्ट इट्स इन्फ्लुएंस ऑन इट्स इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। मतलब क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं, किसी भी आयन में, चाहे वो पॉजिटिव आयन हो या नेगेटिव आयन हो, उसमें जो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर सेल के इलेक्ट्रॉनों पर डेवलप होगा, तो न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर सेल तक की जो डिस्टेंस होगी, उस डिस्टेंस को हम आयनिक रेडियस का नाम देंगे। लेकिन ध्यान देना, यहाँ पर इसको हम लोगों ने थोड़ा सा यानी एक अच्छे लैंग्वेज में डिफ़ाइन किया है। इसको हम एटॉमिक रेडियस की तरह से डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एटम ना होकर के वो पर्टिकुलर स्पीसीज आयन होगी, ये ध्यान रखना पड़ेगा। आयनिक रेडियस में भी डिफाइंड एज द इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द आयन अप टू विच, देखो ऑफ द आयन यहाँ पर लिया गया है, एटम नहीं लिया गया है, क्योंकि आयनिक रेडियस की बात मैं कर रहा हूँ। अप टू विच इट एक्सर्ट इट्स इन्फ्लुएंस ऑन इट्स इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। मेरे कहने का सिंपल मतलब ये है। सबसे मेन चीज़ क्या है कि जो आयनिक रेडियस, देखो आयनिक रेडियस ऑफ कैटायन इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन दैट ऑफ इट्स पेरेंट एटम, ये ध्यान देने की जरूरत है। अब मान लो कि एक एलिमेंट लेते हैं सोडियम और एक आयन लेते हैं इसी का आयन Na+। सोडियम का एटॉमिक नंबर सबको पता है 11 है, तो 281। जब Na+ बनेगा तो आपको पता है कि आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन तो लूज़ हो गया, तो अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आए? 28। तो सबसे पहले आपको देखने से ही लग रहा है कि सोडियम के अंदर 3 सेल और सोडियम आयन में केवल 2 सेल हैं। दूसरी बात, सोडियम एटम में 11 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और सोडियम आयन में 11 प्रोटॉन केवल 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे। पहली बात देखो, सोडियम से सोडियम आयन बनने में पूरी एक सेल कम हो गई,
और न्यूक्लियस के अंदर 11 प्रोटॉन हैं, लेकिन आउटर सेल में या बाकी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन जो टोटल इसमें हैं उसमें एक इलेक्ट्रॉन कम भी हो गया, तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पर या इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा डेवलप होगा, इससे रेडियस डिक्रीज़ होगी। तो आपसे क्वेश्चन किया जाता है हमेशा कि किसी भी कैटायन की जो रेडियस आती है वो हमेशा एटम से, पेरेंट एटम से स्मॉल आती है, तो आपको अच्छी तरह से जूम करने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे सोडियम या सोडियम आयन लेके चलेंगे। सोडियम यहाँ पर देखो, एक तो सेल, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सेल तो रिड्यूस ना हो लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर में तो वेरिएशन आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नंबर कम होगा तभी तो कैटायन बनेंगे। कैटायन बनने का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन एलिमेंट लूज़ करता है तब पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर आता है। तो हमेशा कैटायन की जो रेडियस आएगी वो पेरेंट एटम से स्मॉल आएगी, ध्यान देना। एक एग्जाम्पल आपके सामने है, और भी एग्जाम्पल आप अपनी तरफ से ले सकते हो। मान लो अगर हम मैग्नीशियम को ले लें और मैग्नीशियम आयन को ले लें, तो मैग्नीशियम का देखो एटॉमिक नंबर 12 है, 282, लेकिन जब मैग्नीशियम आयन बनेगा तो 28। अब यहाँ पर भी आपको सामने दिख रहा है कि एक पूरी सेल गायब हो गई, ख़त्म हो गई 2 इलेक्ट्रॉन के लूज़ होने से। न्यूक्लियस में 12 प्रोटॉन और अब टोटल इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद 10 बचे मैग्नीशियम आयन में, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा जिससे इलेक्ट्रॉन क्लाउड कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे और रेडियस स्मॉल हो जाएगी। और इसी का उल्टा नेगेटिव आयन के अंदर बनता है। तो हम लोग थोड़ा नेगेटिव आयन की तरफ बढ़ना चाहेंगे। द रेडियस ऑफ एन आयन इज़ ऑलवेज लार्जर दैन दैट ऑफ इट्स पेरेंट एटम। मतलब क्या है, अगर हम Cl को ले लें और Cl माइनस को ले लें, इसका एटॉमिक नंबर देखो 17 है, 287। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो 288, ये सिचुएशन बनेगी। तो हमेशा यहाँ पर देखो Na प्लस का रेडियस Na से स्मॉल, Mg प्लस प्लस का रेडियस Mg से स्मॉल। लेकिन अब यहाँ पर क्या सिचुएशन बनेगी कि Cl माइनस का जो रेडियस आएगा वो Cl से ज़्यादा आएगा, बड़ा आएगा, क्योंकि आपको देखने से लग रहा है कि जब Cl माइनस में कन्वर्ट हुआ है तो इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा एक्सेप्ट किए हैं। चूँकि पहले 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन का लेवल था, अब यहाँ 17 प्रोटॉन तो 17 की 17 ही रह जाएंगे, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन का नंबर देखो 18 आ गया। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर जो न्यूक्लियस का होगा ये इलेक्ट्रॉन पर थोड़ा डिक्रीज़ कर जाएगा, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज़ कर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपांड कर जाएंगे, और उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड के एक्सपांड करने की वजह से रेडियस की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। तो हमारे कहने का सिंपल मतलब क्या है कि रेडियस ऑफ एन आयन इज़ ऑलवेज लार्जर दैन दैट ऑफ पेरेंट एटम। ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसी तरह से देखा जाए एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ की बात थोड़ा सा मैं कर लूँ, आप लोगों को पता तो पहले से ही है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ का मतलब क्या होता है, ऐसे न्यूट्रल एटम, नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन किसी को ले सकते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है, उनको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ का नाम देते हैं। तो अब मेरे कहने का सिंपल मतलब क्या है, जैसे मान लो कि अगर हम कोई एग्जाम्पल ले लें, मान लो कि मैं नाइट्रोजन को ले लूँ, N3 माइनस, O2 माइनस, F1 माइनस, Na प्लस। यहाँ पर चाहे तो बीच में नियॉन को भी ले सकते हो, नियॉन न्यूट्रल है, इसके आगे आप Na प्लस, Mg प्लस प्लस, Al3 प्लस। अब सब में अगर देखा जाए इलेक्ट्रॉन का नंबर Na, यहाँ पर नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन इसको और मिले हैं 10, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और मिले हैं 10, इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन, एक और मिला है 10। नियॉन के पास पहले से ही 10 इलेक्ट्रॉन, सोडियम में 11 थे, एक लूज़ हो गया 10, मैग्नीशियम में 12 थे, 2 लूज़ हो गए 10, एल्युमिनियम में 13 थे, 3 लूज़ हो गए 10। अब आपके सामने देखो ये नेगेटिव आयंस हैं, ये न्यूट्रल स्पीसीज़ नियॉन है, और ये पॉजिटिव आयन है। तो ऐसे स्पीसीज़ हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है, इनको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ का नाम देते हैं। अब आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर देखो प्रोटॉन का नंबर जो है 7, यहाँ प्रोटॉन का नंबर 8, यहाँ प्रोटॉन का नंबर 9, यहाँ 10, यहाँ 11, यहाँ 12, यहाँ 13, ये प्रोटॉन का नंबर है। अब इसमें आपको देखने से लग रहा है कि यहाँ पर 7 प्रोटॉन
10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और यहाँ 13 प्रोटॉन की 10 को अट्रैक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम में आएगा और सबसे कम यहाँ नाइट्राइड आयन के अंदर आएगा। इसलिए होगा क्या कि नाइट्राइड आयन का रेडियस सबसे बड़ा आएगा और एल्युमिनियम आयन का रेडियस सबसे स्मॉल आएगा। तो ये सिचुएशन स्पेशली हमारे सामने देखो रेडियस को लेकर के यहाँ पर बनेगी। सबसे स्मॉल रेडियस एल्युमिनियम आयन का, क्योंकि यहाँ पर देखो 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए 13 प्रोटॉन, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा आएगा और यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम आएगा। धीरे धीरे प्रोटॉन 1 बाई 1 करके इंक्रीज़ हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का नंबर तो सेम टू सेम वही है। तो इसलिए कभी भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ का डिस्कशन करना हो स्पेशली रेडियस के रिगार्डिंग, तो हमेशा आप लोग इसका ध्यान रखना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ में इलेक्ट्रॉन का नंबर तो सेम रहेगा लेकिन प्रोटॉन का नंबर 1 1 करके इंक्रीज़ होगा। तो जहाँ प्रोटॉन सबसे ज़्यादा, जिसमें जितने ज़्यादा रहेंगे वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा आएगा और रेडियस उतना ही कम आएगा। तो ये अपना एटॉमिक और आयनिक रेडियस से रिलेटेड पूरा वीडियो आप लोगों के सामने है। आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से देखना, समझना। कोई प्रॉब्लम आएगी एक बार फिर से देखना। इस वीडियो को सिंपल वे में डिस्कस किया गया है। अब इसके अगले वीडियो में हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी और बाकी कॉन्सेप्ट डिस्कस होंगे। थैंक यू।